हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और इसके अलावा मैंने कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया आपको। ठीक है कि सेमीकंडक्टर आपके इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एन टाइप होते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ट्राई टर्मिनल डिवाइस है, एनपीएन होता है, पीएनपी होता है, कैसे बनता है, ठीक है, और कौन कौन से इसके कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग कौन कौन से में कर सकते हैं, एक्टिव, सैचुरेटेड। और ये ट्रांजिस्टर में 3 चीज़ें होती हैं, अमीटर, बेस और कलेक्टर, है ना। और डोपिंग के बारे में बताया था किसकी कम ज़्यादा होती है। हाँ, कोई कह रहा था मेरे से, मैंने कमेंट पढ़ा था, एक कौन था मेरे को नाम तो याद नहीं है, कि मैम बेस की डोपिंग सबसे कम कहाँ होती है। अरे भाई यही तो नतीजा है आपका कि आप चीज़ों को पढ़ते नहीं हो और सीधा सामने वाले पे सवाल उठा देते हो। तो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करो ना। आप पहले आप भी तो गलत हो सकते हो। आप हमेशा सामने वाले पे शक करते हो कि दूसरा बता रहा है वो गलत है। तो भाई दूसरा बता रहा है तो बेवकूफ़ नहीं है, वो डिग्री लेके बैठा है और वो समझाने के लिए बैठा है आपको। तो इतना तो क्लियर है ना कि उसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो सवाल उठा रहा है, वो ये नहीं चेक कर रहा कि अगर मुझे इस चीज़ को लेकर के डाउट है तो मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ कि डोपिंग कम या ज़्यादा होती है या नहीं। वो सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि मैम कहाँ होती है डोपिंग ज़्यादा। अरे भाई यही तो नतीजा है कि आपने 12th और 11th ठीक से पढ़ी हुई नहीं होती है और आपको ध्यान नहीं होता, ना ही आप ढूंढने की कोशिश करते हो, सीधा कमेंट कर देते हो, उंगलियां चला देते हो टाइपिंग पे, ठीक है ना। तो पहले एक बार अपनी नॉलेज को चेक कर लिया करो, या कोई चीज़ फैक्ट अगर ध्यान नहीं है तो उसको चेक कर लिया करो कि भाई वो हम वास्तव में सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल टीचर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना। मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं है, बट आप पहले अपनी नॉलेज को ठीक से अपडेट करके आया करो, फिर क्वेश्चन किया करो। समझ में आ गई ना। तो डोपिंग वगैरह डिस्कस करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बाकी मैं इतना बता सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा डोपिंग अमीटर की होती है, उसके बाद कम होती है कलेक्टर की और सबसे कम होती है बेस की। इसीलिए इसमें मेजॉरिटी चार्जेस बहुत कम होते हैं और ये ना के बराबर करंट फ्लो करता है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है ना। अब इसको आप कर लेना। मैंने आपको ये कहा था कि एनपीआर और पीएनपी जो है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशंस बनाने के लिए बोला था कि पीएनपी के लिए भी ये चारों बना लेना और एनपीएन के लिए भी बना के देख लेना। आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और जिसको नहीं आया है तो वो एक बार बनाएगा ना अपने हाथ से, तो उसको समझ में आ जाएगा। इतनी बात अपन लोग कर चुके थे कॉमन बेस के बारे में, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट से कॉमन बेस को लेकर के जो आगे का जो डिस्कशन है वो कर लेती हूँ, ठीक है ना। कॉमन बेस में जो है मैंने दोनों तरीके के जोड़ दिए थे आपके क्या नाम से, पीएनपी एनपीएन के लिए जोड़ दिया था। इसके अलावा एक बनता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोले तो हिंदी में अभिलाक्षणिक वक्र, है ना। अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है कि दो तरीके के अभिलाक्षणिक वक्र बनेंगे आपके। एक तो बनेगा आपका निवेशी अभिलाक्षणिक और एक बनता है निर्गम अभिलाक्षणिक। तो अभिलाक्षणिक वक्र एक्चुअली करेगा क्या, अभिलाक्षणिक वक्र हम ऐसा कह सकते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज एक्चुअली द कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। समझ में आ गई, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो कि आपने बनाया भी होगा ओम के नियम से, एक एक्सपेरिमेंट भी है, आप करते भी हो 12th क्लास में। तो करंट और वी यानी कि वोल्टेज के बीच में जो कर्व होगा वो अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। अब ये दो टाइप के हैं, एक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। राइटिंग को लेकर थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट लिखती हूँ। तो जो भी चीज़ लिख रही हूँ मैं बोल भी रही हूँ, तो बोलने में आप उस चीज़ को मैनेज कीजिए, दूसरे में कमी कम निकालने की कोशिश कीजिए, कम से कम, और चीज़ों को मैनेज कीजिए। ये आदत डालिए अपने अंदर, ठीक है ना। जो चीज़ आपको मिल रही है उसमें मीन मेक निकालने से अच्छा है कि आप उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप कर लिया करो अपने लेवल पे मैनेज। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो तरीके के बनेंगे। अब इनपुट कब होगा आउटपुट कब होगा वो देखें। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या हिंदी में अब इसे बोलेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक, कब बनेगा ज़रा ध्यान दें। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र मैं पीएनपी के लिए बना रही हूँ, एनपीएन के लिए आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। पीएनपी, ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ये बेस है, ये अमीटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कौन सा बनाना है, मैंने बोला मैं पीएनपी बना रही हूँ,
दैट मीन्स कि करंट पी से एन की तरफ फ्लो होगा, पी एन पी नीचे की तरफ, ठीक है। इसके इनपुट में मैंने अच्छा देखो जनरली आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर कनेक्ट आपको इधर फॉरवर्ड बायस और इधर रिवर्स बायस मिलेगा, यानी कि एक्टिव रीजन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इसका मतलब बेसिक जो सबसे ज़्यादा काम जो किया जाता है ट्रांजिस्टर का वो एक्टिव रीजन में ही किया जाता है। हालांकि उसके 4 कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिए, एक्टिव, सैचुरेटेड, कट ऑफ और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ज़्यादातर कम ही बुक्स में मिलता है, और बाकी ये 3 तो आपको जनरली मिल जाएंगे, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेटेड। इसमें से भी कट ऑफ और सैचुरेटेड में जनरली ट्रांजिस्टर को नहीं रखा जाता, जनरली किस में रखा जाता है, एक्टिव रीजन में, यानी कि इनपुट जंक्शन को रखा जाता है फॉरवर्ड में और आउटपुट को रखा जाता है रिवर्स में। तो मैं एक जनरल कॉमन बेस एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर लेकर के चल रही हूँ, इसमें फॉरवर्ड बायस की बायसिंग कर रही हूँ, मतलब इस पी को मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगी, ठीक है, और इधर भी पी है तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट करूँगी, सही, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। करंट अगर आप दिखाना चाहें तो ये आई ई है, ये इधर आ रहा है तो बाकी दोनों करंट बाहर जाएंगे। क्या रीज़न है ये सब मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो पे जाइए आप, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर देती हूँ, नहीं होती है तो आप थोड़ा वेट किया करो, कभी कभी टाइम लग जाता है, मेरी तरफ से सारी अपडेटेड होती है प्लेलिस्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, ये वोल्टेज ई बी जंक्शन के बीच की जो वोल्टेज है उसको वी ई बी से शो करेंगे, और जो सी बी जंक्शन के बीच के उसको वी सी बी से शो करेंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तब होगा अगर आप इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में क्या करते हो, ग्राफ खींचते हो। अब देखो इनपुट करंट कौन सा है यहाँ पे, आई ई, कौन सा है, आई ई, और इनपुट वोल्टेज कौन सी है, वी ई बी। अगर इनके बीच में कर्व खींचा जाए, लेकिन कब, जबकि आपने आउटपुट वोल्टेज को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो टेकिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या कब कहलाएगा, जब ग्राफ खींचा गया है इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में, यानी कि निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता में, जबकि आउटपुट वोल्टेज यानी कि निर्गत वोल्टता कैसी है, स्थिर है। ध्यान रखना निर्गत वोल्टता कौन है यहाँ पे, वी सी बी, तो वी सी बी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अगर इन 3 कंडीशन को लेकर के ग्राफ खींचा गया है आपका, तो वो कैसा कहलाएगा, निवेशी अभिलाक्षणिक। तो निवेशी अभिलाक्षणिक कब कहलाएगा, इफ कर्व इज बिटवीन इनपुट वोल्टेज आई ई एंड इनपुट, अच्छा इनपुट वोल्टेज लिख दिया मैंने, तो इसको आप भी ई बी कर लीजिए, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट आई ई टेकिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कौन सी है, वी सी बी, देन ऑब्टेन्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज कॉल्ड इनपुट, शॉर्ट में लिख लियो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर कॉमन बेस। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि अगर कर्व निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के बीच खींचा जाए, किसको, निर्गत वोल्टता को स्थिर रख करके, तो जो ग्राफ जो वक्र मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे। लेकिन किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। मतलब जनरली तो डेफिनेशन तो यही है कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच होगा आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखकर, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो कि अगर वी ई बी और आई ई के बीच वक्र खींचा जाए वी सी बी को कांस्टेंट रख करके, तो वो फिर स्पेशली कॉमन बेस की बात कर रहे हो आप, क्योंकि कॉमन बेस में इनपुट करंट ये है, इनपुट वोल्टेज ये है, आउटपुट करंट ये है, आउटपुट वोल्टेज ये है। अगर आप इसको कॉमन अमीटर बना देते हो तो कॉमन अमीटर में फिर इनपुट करंट का नाम बदल जाएगा, इनपुट वोल्टेज का नाम बदल जाएगा, आउटपुट करंट का नाम बदल जाएगा और आउटपुट वोल्टेज का नाम बदल जाएगा। तो अगर आप इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज के स्पेशली नाम अगर आप डिफाइन कर रहे हो, तो फिर वो फिर क्या, कौन सा बनेगा, कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर के लिए अलग होगा, कॉमन अमीटर के लिए अलग होगा, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई। तो ये ग्राफ जो मिलता है हमारा जनरली इस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये वीसीबी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है, ये वीसीबी की दूसरी वैल्यू के लिए, और ये वीसीबी की किसी तीसरी वैल्यू के लिए है, ठीक है। ये है 0 वोल्ट के लिए कंसिडर कर लीजिए, ये 4 वोल्ट और ये लगभग 10 वोल्ट लीजिए और नेगेटिव में है, ठीक है। अब मैंने क्यों ये नेगेटिव ली, क्यों मैंने ये दोनों पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर ये वोल्टेज पॉजिटिव होंगी और ये करंट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। उसका रीज़न है कि अब आपको वही ना प्रीवियस नॉलेज चेक करने की ज़रूरत है। पीएनपी और एनपीएन में कौन सा करंट और कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, इसके लिए कन्वेंशनल टेबल है जो कि सेट की हुई है ऑलरेडी साइंटिस्ट के थ्रू। उन्होंने क्या कहा है कि पीएनपी के लिए आईई और वीईबी हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव।
और बाकी सारी टर्म्स कैसी होंगी, नेगेटिव। जबकि एनपीएन के लिए ये दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव, और बाकी सारी पॉजिटिव। अब बाकी सारी कौन कौन सी हैं, अरे भाई आई ई की बात की है मैंने तो आई बी आई सी बच गई, वी ई बी की बात की है मैंने तो वी सी भी बच गई आपकी, बच गई कि नहीं बच गई। इसके अलावा कौन बच गया आपका, वी सी ई बच गई, ठीक है। तो वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। केवल ये 2 पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और एनपीएन के लिए ये दोनों नेगेटिव होंगे और बाकी सारे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, सब बुक्स में मिल जाएगा आपको। भाई ये चीज़ है ना, मैं आपको क्योंकि मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको फटाफट निकालना चाह रही हूँ। फटाफट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाह रही कि आपको समझ में आए, ऐसा नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि आपको समझ में आए लेकिन कम टाइम में ज़्यादा समझ में आ जाए, इसलिए बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप अपने लेवल पे भी सेल्फ स्टडी कीजिए, वो बेस्ट है। सेल्फ स्टडी जैसी कोई चीज़ कभी भी होती नहीं है ज़िंदगी में। मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ आपको, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको वर्बली बता रही हूँ, तो वो चीज़ें आप फिर बुक में आप ढूंढिए, आपको पक्का मिलेगी, ठीक है ना। चलें अब आ जाओ आप, ये किसकी बात हो गई, इनपुट। अच्छा इसमें बता देती हूँ 3 कर्व कैसे खींचे मैंने। पहला कर्व मैंने खींचा वी सी बी को 0 रख करके, ठीक है ना। वी सी बी को 0 रख करके मैंने चेंज किस को किया, आई ई को और वी ई बी को, तो पहला कर्व मिला। इस तरीके से 2 3 या 4 5 कर्व खींच सकते हो आप, जनरली 2 या 3 कर्व दिखा देते हैं। तो दूसरा मैंने कर्व खींचा वी सी बी पर को 4 वोल्ट पर रख करके, और तीसरे को रखा हमने 10 वोल्ट पर, फिक्स कर दिया। वी सी बी को यहाँ फिक्स कर दिया, तो फिर एक ग्राफ खींचा आई और वी ई बी में, तो दूसरा वाला मिला, फिर तीसरा वाला मिल गया। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये ध्यान रखना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो कर्व खींचेगा दैट विल बिटवीन आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि नाम क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो निर्गत धारा या निर्गत वोल्टता के बीच में होगा, लेकिन अब की बार इनपुट करंट कांस्टेंट होगा। तो अगर आप सिर्फ डिफाइन कर रहे हो किसको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, तो क्या कहोगे, इफ कर्व इज बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट टेकिंग इनपुट करंट कांस्टेंट, देन कर्व कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। समझ में आ गई। यानी कि अगर निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा के बीच में वक्र खींचा जाए जबकि निवेशी धारा कांस्टेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नाम भी बता देते हो कि निर्गत वोल्टता कौन सी है, निर्गत धारा कौन सी है, और इनपुट कांस्टेंट जो आप करंट कर रहे हो वो कौन सा है, नाम बता देते हो, तो वो फिर पर्टिकुलरली कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर के लिए होगा। बात समझ में आ गई। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस में आउटपुट करंट है आई सी, आउटपुट वोल्टेज है वी सी बी। तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो आई सी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज वी सी बी के बीच में कर्व है, टेकिंग इनपुट करंट कांस्टेंट, इनपुट करंट क्या है, आई ई, ठीक है ना। तो आई ई को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व विल बी बिटवीन व्हाट, फॉर कॉमन बेस। समझ में आ गई। तो अगर आप सिर्फ कॉमन बेस के लिए बताना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे करंट का नाम लिखोगे, वोल्टेज का नाम लिखोगे, और जो भी करंट या वोल्टेज कांस्टेंट है उसको उसका भी नाम लिखोगे। तो जब ये देखा गया इसके लिए, तो ये कर्व आता है कुछ इस तरीके से। सैचुरेशन रीजन के लिए अगर आप खींचे, समझ में आ गई। दिस इज़ फॉर आई की पर्टिकुलर वैल्यू है 0 मिली एम्पियर, फिर इधर मान लो 2 मिली एम्पियर है, इधर 5 मिली एम्पियर है, फिर इधर 10 मिली एम्पियर है। तो 3 रीज़न मिलते हैं। दिस रीज़न इज़ कट ऑफ रीज़न, है ना। दिस इज़ सैचुरेटेड रीज़न, यानी कि ये जो डैश डैश के इधर वाला रीज़न है ना, ये वाला पूरा, ये कहलाता है सैचुरेटेड रीज़न। ये सब आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं रिमाइंड करा रही हूँ। और बाकी जो रीज़न बचा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव रीज़न। एक्टिव रीज़न, कट ऑफ रीज़न, सैचुरेटेड रीज़न। तो इस तरीके के रीज़न आपको सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में मिलेंगे। जैसे अब आगे जाकर हम कॉमन एमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कर्व कुछ लगभग ऐसे ही मिलेगा, और उसमें भी ऐसे ही 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 3 रीजन्स मिलेंगे, सैचुरेटेड, कट ऑफ और एक्टिव रीज़न, ठीक है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कंप्लीट हो जाते हैं। किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। डेफिनेशंस वही रहेगी कि आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के बीच में है, टेकिंग इनपुट करंट कांस्टेंट, तो वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा। अगर आप कर्व खींचते हो इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के बीच में, टेकिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, तो
वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम बता देते हो इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट या जो कांस्टेंट है उसका, तो वो फिर पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, जैसे ये मैंने बनाया है कॉमन बेस के लिए। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको फॉर कॉमन अमीटर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या क्या बताते हैं इसमें, रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। डायनामिक बोले तो गतिक और स्टैटिक बोले तो स्थैतिक। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस निवेशी प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर आप स्टैटिक निकाल रहे हो तो स्टैटिक वाले केस में क्या होगा, स्टैटिक इनपुट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की तो वही फॉर्मूला होगा जो होता है ओम के नियम से V/I। लेकिन अगर इनपुट रेजिस्टेंस है दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच होगा। और अगर कॉमन बेस के लिए निकाल रहे हो तो उसका नाम लिखोगे। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कौन सी थी, VEB, और इनपुट करंट था IE। तो स्टैटिक में क्या होगा, वोल्टेज और करंट के साथ आप चेंज नहीं दिखाओगे, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशो जो है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब डायनामिक में क्या होगा, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस को कैसे दिखाओगे, जैसे इसको अपन DC से शो करते हैं और डायनामिक वाले को AC से शो करते हैं। वो कैसे दिखाएंगे, यही होगा लेकिन उसके आगे डेल्टा वर्ड लगा देते हैं। डायनामिक का मतलब AC इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि DC करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए वोल्टेज और करंट भी मैंने चेंज नहीं दिखाई है, इसीलिए मैंने जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो DC होगा। लेकिन हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं ना कि AC करंट टाइम के साथ चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो उसके रेजिस्टेंस में फिर हमने वोल्टेज और करंट के साथ चेंज दिखाया है। तो अगर आपको कहीं वोल्टेज और करंट के साथ ये डेल्टा शब्द दिख जाए बना हुआ, दैट मीन्स कि वोल्टेज इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग, दैट मीन्स जो इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा वो AC रेजिस्टेंस होगा, या उसी को हम बोलते हैं डायनामिक यानी कि गतिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। स्टैटिक में वोल्टेज और करंट सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब रेशो लेंगे दोनों का, रेजिस्टेंस मिलेगा बट वो कैसा होगा, DC होगा, क्योंकि DC करंट चेंज नहीं होता और AC करंट चेंज होता है, ये रीज़न है। तो ये तो क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस है तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशो लेंगे। अगर मैं कहती कि आउटपुट निकालो तो आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या करते, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में रेशो निकाल लेते। अब आउटपुट में भी दो बन जाएंगे, स्टैटिक आउटपुट रेजिस्टेंस और डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस। स्टैटिक आउटपुट में क्या करोगे, उसको आप RDC से दिखा देना और आउटपुट रेजिस्टेंस बोल देना, और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पे RDC, आउटपुट का ले लो, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज क्या थी VCB, और आउटपुट करंट क्या था IC। इन दोनों का रेशो आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। चेंज नहीं दिखा रहे हो तो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा, सही है। और अगर आपको डायनामिक दिखाना है तो RAC आउटपुट में दिखाओगे तो उसके आगे डेल्टा लगा दो, दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर है, कभी नहीं भूलोगे। मेरी स्पीड पे मत जाना, क्योंकि भाई मैं चाहती हूँ कि टाइम जो भी मैं आपको दूँ उसका आउटपुट निकले कुछ, ये नहीं हो कि एक टॉपिक को पकड़ के बैठ गई और उसी को 4 घंटे में समझा रही हूँ। ठीक है ना, तो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बाकी वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हो, बार बार उसको सुन सकते हो, सुनोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।